morning, ma'am. So today we are going to start transducers. जो हमने कल की क्लास में ड्रॉप किया था कहाँ पे? कल हमने क्या पढ़ा है? कल क्या पढ़ा है हमने? बताइए। कल की क्लास में कौन सा ट्रांसड्यूसर पढ़ा था हमने? एनीवन? Ma'am, strain gauge. Strain gauge. Yes, strain gauge. Basics of transducer. Bourdon tube. ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मिस्टर्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट ट्रांसड्यूसर मतलब जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, रीड करने वाले। टेम्परेचर रीड करना है हमें, तो उसके लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज किया जाएगा ये पढ़ना है हमें, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब हमें इसे एज अ ट्रांसड्यूसर पढ़ना है कि किस तरीके से ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में थर्मिस्टर यूज किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। थर्मिस्टर का फुल फॉर्म अगर इसको ब्रेक किया जाए तो इट इज थर्मल रजिस्टर। और इसे नोटपैड में मैं दे लेती हूँ। कहाँ है? एक मिनट रुकिए आप लोग। थर्मिस्टर इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और इसको हम ब्रेक करेंगे। दिस इज नथिंग बट थर्मल रजिस्टर। म्यूट कर लीजिए कैमरा अपना। प्रवांशु, थर्मल रजिस्टर जैसा कि आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें डोपिंग करी जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बताइए। Increase. कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी रिड्यूस होती है और कुल मिलाकर के वो एक मेटल की तरह बिहेव करता है। ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। अगर हमने हाई डोपिंग करी है सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और वो एक मेटल की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। तो जो थर्मिस्टर है ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, बट दिस इज नॉट हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। इतना डोपिंग करी जाती है इसमें कि ये एक सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करे। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज? बताइए। बताइए एनीवन? Decrease होता है. R of semiconductor material will decrease by increasing the temperature up to a certain limit. Yes, ma'am. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। लेकिन मेटल के साथ क्या होता है? मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे? Increase होती है. इंक्रीज होती है। यस, ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर में यूज करेंगे। बट जो थर्मिस्टर है सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है और इसमें इतनी डोपिंग करी जाती है कि ये
इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो करता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसका मतलब समझते हैं आप सभी लोग? यस मैम। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे T को इंक्रीज करेंगे देन R विल बी रेड्यूस। डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जो थर्मिस्टर जो है, मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स, मतलब सारे थर्मिस्टर्स के साथ ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स जो हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो करते हैं, बट पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के भी थर्मिस्टर्स प्रेजेंट हैं। मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी वाले थर्मिस्टर्स हैं। क्यों दोनों प्रॉपर्टी वाले हैं? क्योंकि जैसे ही डोपिंग हम इंक्रीज कर देंगे तो वो एक मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा, और मेटल की तरह जैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करेगा देन इट्स रेजिस्टेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं और इसकी ठीक है, तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का सबसे पहला सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। मोस्ट ऑफ दी थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इसके अलावा इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अलग है, थर्मोकपल एंड आरटीडी। मतलब अभी जो और टेम्परेचर बेस्ड ट्रांसड्यूसर जो हमें पढ़ने हैं वो है रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी एंड थर्मोकपल, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये और ये जो एक पढ़ रहे हैं विच इज थर्मिस्टर, मतलब ये जो 3 डिवाइसेस हैं, दीज आर नथिंग बट टेम्परेचर सेंसिंग ट्रांसड्यूसर्स, मतलब ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करती हैं दूसरे फॉर्म में। तो इनमें से हम ये एक तो देख चुके हैं, ये थर्मिस्टर अब वी आर स्टडिंग नाउ, और इसके बाद हमें आरटीडी करना है। तो थर्मिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करके कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है, इतनी एफिशिएंट होती है कि जैसे ही हम ऐसे एनवायरनमेंट में थर्मिस्टर को रखते हैं जहाँ पे कि कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ, सपोज डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय अराउंड, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 5%। मतलब इतने स्मॉल अमाउंट के टेम्परेचर चेंज को भी थर्मिस्टर इजीली डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से ये प्रेसिजन टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू जहाँ पे हमें चाहिए होती है वहां पे थर्मिस्टर यूज किया जाता है। साथ ही साथ फॉर कंपनसेशन एंड फॉर कंट्रोलिंग ऑल्सो थर्मिस्टर विल बी यूज्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरटीडी एंड थर्मोकपल, क्योंकि आरटीडी एंड थर्मोकपल भी एफिशिएंट हैं बट इनकी जो रेंज है वो और ज्यादा ब्रॉड होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। Ma'am. सेंसिटिविटी वाइज देखा जाए तो थर्मिस्टर ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इनका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर टेम्परेचर में अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी राइज हुआ तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 5%। तो मतलब ये माइन्यूट चेंज को भी डिटेक्ट इजीली कर लेता है, जिसकी वजह से हम जहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं वहां पे थर्मिस्टर प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर के साथ ही जब हम थर्मिस्टर पढ़ते हैं तो एक और वर्ड आता है विच इज सेंसिस्टर। सुना है? सुना है आप लोगों ने? थर्मिस्टर एंड सेंसिस्टर दो दो एक ही मटेरियल की बनी हुई चीजें हैं, बट डिफरेंस क्या हो जाता है, ये दोनों बनी है किसकी? सेमीकंडक्टर मटेरियल की। बट यहाँ पे जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, लाइटली नहीं होती, मॉडरेट होती है, और यहाँ पे जो डोपिंग होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेंसिस्टर बिहेव्स लाइक मेटल एंड दिस बिहेव्स लाइक सेमीकंडक्टर इटसेल्फ। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक
है, मैम तो देन ये थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर है। अब पॉजिटिव यस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करेगा। yes, definitely transistor will show positive temperature coefficient of resistance and thermistor will show negative temperature coefficient of resistance, but it is not exactly fixed कि ये always आपको negative temperature coefficient of resistance ही show करेगा। इसको भी positive temperature coefficient of resistance बनाया जा सकता है। थर्मिस्टर की बात कर रही हूँ मैं कि यस जरूरी मैम। नहीं है कि थर्मिस्टर will always have negative temperature coefficient of resistance. It can have positive temperature coefficient of resistance also. Is it clear? Yes, ma'am. यस मैम। So range of the temperature for thermistor is minus 60 degree centigrade to 15 degree centigrade. ये ध्यान रखने वाली चीज है। ये रेजिस्टेंस की, ये टेम्परेचर की रेंज है जिस रेंज में मेजरमेंट करता है थर्मिस्टर, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर वेरीज फ्रॉम 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। इस रेंज में टेम्परेचर रेजिस्टेंस वेरी करता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें कि किस कंस्ट्रक्शन में, किस शेप में कैसे आता है थर्मिस्टर, तो थर्मिस्टर बना होता है सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं। मेटल ऑक्साइड कौन कौन से, मेटल ऑक्साइड भी कौन कौन से यूज करेंगे हम, मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, नहीं यूरेनियम, नॉट एल्यूमिनियम, यूरेनियम, इन सारे मेटल ऑक्साइड से बना होता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करी थी तो सेमीकंडक्टर भी यूज होता है, बट ये इनका मिक्सचर होता है मेटल ऑक्साइड्स का और सेमीकंडक्टर का। तो जो मेटल ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं वो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल। निकल ऐसा है कि वो ऑलमोस्ट सभी जगह यूज होता है, आप ध्यान अगर देंगे तो निकल हम ऑलमोस्ट सभी जगह यूज करते हैं। और इनका जो शेप है वो अलग अलग शेप में आते हैं, जैसे कि बीड्स शेप में, बीड्स मतलब ऐसा मोती का शेप होता है, ऐसा बीड्स के शेप में, और ये इनकी पेन होती है। उसके अलावा ये सिलेंड्रिकल शेप में भी आते हैं ऐसे, और सिलेंड्रिकल शेप के अलावा रॉड के शेप में भी आते हैं। मैम ये फर्स्ट वाले शेप का आपने नाम क्या बताया? यस प्लीज। ये मैम फर्स्ट वाले इसका शेप का। यस मैम। इसकी बात यस कर, मैम। हाँ इसका नाम है बीड, बीड, बीड। बीड। ठीक है, डिस्क के शेप में होता है, रॉड के शेप में होता है, ऐसे अलग अलग शेप में थर्मिस्टर्स प्रेजेंट हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। नाउ वी विल सी द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस कि किस शेप में रेजिस्टेंस वेरी करता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, सो यस। resistance, temperature, characteristics of thermistor। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है RT1 इज इक्वल्स टू RT2 इंटू एक्सपोनेंशियल और e टू द पावर बीटा 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, this is the relation of variation of resistance along with temperature। So यहाँ पे RT1 क्या है, RT1 is the value of resistance of thermistor at absolute temperature 0 degree Kelvin। Then RT2 क्या होगा, RT2 will be the resistance of thermistor at absolute temperature, मतलब एक T1 टेम्परेचर पे वैल्यू होगी RT1 की। RT1 will be resistance value at T1 degree Kelvin and RT2 will be resistance value at T2 degree Kelvin। Here beta is a constant जिसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, a constant
जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, उस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। जिस मटेरियल का बना होता है कितना नीचे चला गया है भाई, मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है और इसकी जो रेंज होती है अप टू 3500 से लेकर के इसकी रेंज होती है 4500 डिग्री केल्विन तक की। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन। और यस इसके बाद फिर आता है एप्लीकेशन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर? तो सबसे कॉमन एप्लीकेशन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्या एप्लीकेशन है बताइए? सबसे मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस थर्मिस्टर इज टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज सेंसिंग फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इटसेल्फ। ओके मैम। यस और नो? टेम्परेचर मेजर करना। यस मैम। यस मैम। तो टेम्परेचर मेजर करना फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हुआ। उसके अलावा टेम्परेचर को मेजर करने के साथ साथ एक तो मेजर कर सकता है, दूसरा उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंपनसेट भी कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर के तीनों हो गए। और आप लोग फालतू फालतू के एप्लीकेशन मत लिखिएगा कि ये सस्ता, महंगा, हल्का, भारी, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं बताई जा रही हैं दैट मीन्स अननेसेसरी आपको पॉइंट्स नहीं बढ़ाने हैं, तो ये मत लिखिएगा। बट हाँ, टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, इट कैन कंट्रोल द टेम्परेचर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसके अलावा इसका यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे पावर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस में वेरिएबल हो रहा है तो वी कैन मेजर दी थर्मल कंडक्टिविटी। जिस थर्मल कंडक्टिविटी को भी मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग थर्मिस्टर। एंड मैकेनिकल क्वांटिटी जैसे कि लिक्विड के लेवल को, लिक्विड लेवल, फ्लो एंड प्रेशर, ये तीनों चीजें भी मेजर कर सकता है थर्मिस्टर। मतलब जैसे लिक्विड हो गए, थिक लिक्विड, जो लिक्विड यूज किए जाते हैं फॉर ऑपरेटिंग दी मशीनरीज, उन लिक्विड के लेवल को, उन लिक्विड के फ्लो को और उनका क्या प्रेशर होगा, इसको भी मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थर्मिस्टर। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम फोर्थ वाला कैसे करेगा? अब ये कैसे करेगा बेटा, इतना डिटेल में मैंने भी नहीं किया है, पर हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये कैसे करेगा। एंड वी विल सी इन फ्यूचर, जब मैं इसको देख लूंगी। अभी फिलहाल के लिए तो मुझे भी ये नहीं पता है कि ये हाउ इट विल मेजर दी मैम पावर ये एट जो हाई आपने वो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। लिखवाया है RT1 वाला, उसका डेरिवेशन नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस यही है। क्योंकि वो फिर आपके सब्जेक्ट के बियॉन्ड का टॉपिक हो जाएगा ना, उतना डिटेल में नहीं करना, अभी बहुत सारी चीजें कवर Yes, करनी ma'am. है, इसलिए मतलब वो सब सिलेबस में ही नहीं है आपको डिराइव करना। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी। आप लोगों ने आरटीडी नाम से सुना होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको कि शॉर्ट में आरटीडी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करी जा रही है वो है एक कंडक्टिंग मटेरियल की। मतलब एक कंडक्टर ले रहे हैं हम, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिस्टेंस वाइज टेम्परेचर को लेकर के? एक कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए? की प्रॉपर्टी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को लेकर के क्या होती है? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यस और नो? यस मैम। तो ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करी जाती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में। और इसमें जो इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ते आए हैं रेजिस्टेंस के वेरिएशन की इक्वेशन, कि R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू
जहाँ पे कि हम अल्फा कोएफिशिएंट लेते हैं, अगर आपको पता हो। यहाँ पे R इज इक्वल्स टू R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री केल्विन पे जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है 1 प्लस अल्फा 1 T प्लस अल्फा 2 T2 स्क्वायर डैश 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 अप टू अल्फा n Tn, ये इक्वेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे R0 क्या है? R0 is the resistance at 0 at T is equal to 0 degree Kelvin, ठीक है? Celsius. And alpha 1, alpha 2 ये सब क्या है? ये these are the coefficients, temperature coefficients. ठीक है, तो ये बेसिक एक इक्वेशन है। अब जो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी। क्या? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सभी को पता है ना ये? यस मैम। यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वहां पे अगर हम रेजिस्टेंस बेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो थर्मामीटर हमने देखा है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां रेजिस्टेंस ना यूज करके हम एक लिक्विड मटेरियल क्या मरकरी। यूज करते हैं? कौन सा मटेरियल यूज? यस, Mercury. मर्करी इज यूज। तो हाँ, वो यूज करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या प्रॉपर्टी यूज करी जाती है? यही कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर राइज होने पे चेंज होता है, और इस चेंज इन रेजिस्टेंस को फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है ऑफ दैट मटेरियल, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस पहले जो था फिक्स वैल्यू, उसके बाद जैसे ही उसमें चेंज आया देन डेल्टा आर जो चेंज हुआ है उस डेल्टा आर को हम बाय यूजिंग इन अ ब्रिज सर्किट और किसी भी सर्किट में रख करके उसको मेजर किया जा सकता है। मैम ठीक ये है, डिजिटल तो इसके थर्मामीटर बाद है बात मैम। डिजिटल यस थर्मामीटर प्लीज। में मरकरी यूज की जाती है कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो आप ये बता रही हैं? बेटा डिजिटल में मरकरी यूज नहीं करी जाती है। अब डिजिटल में रेजिस्टेंस होता है या कोई और यूज होता है, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट डिजिटल में मरकरी नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, ओके मैम। तो इसके बाद आता है कि इसमें क्या मटेरियल यूज करते हैं, कौन से कंडक्टर का मटेरियल यूज किया जाता है। देन मोस्ट कॉमन मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर आरटीडी इज प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हाई टेम्परेचर पे भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो स्टेबल रह सकता है, एंड टेम्परेचर चेंज को वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी को बना करके रखना, मतलब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन है तो इस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि एग्जैक्ट वैल्यू को रीड किया जा सके। तो जो मटेरियल यूज किया जाता है विच इज मोस्ट कॉमनली यूज, इसके अलावा भी जो मटेरियल यूज किए जाते हैं विच इज निकेल भी यूज किया जाता है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब टाइम के साथ इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है अलोंग विथ इसका जो रिलेशन है टेम्परेचर चेंज के साथ। जैसे अभी हमने ये इक्वेशन देखी है, इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर रिलेशन सिर्फ यहाँ तक का है, अल्फा 1 इंटू टी तक का है, तब तो इट इज गुड क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है। बट इफ द मटेरियल इज आल्सो पोजेसिंग दिस टर्म, दैट मींस यहाँ पे टी स्क्वायर भी प्रेजेंट है, देन दिस रिलेशन विल बी नॉन लीनियर, और अगर नॉन लीनियर रिलेशन है देन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की टेम्परेचर वेरिएशन के साथ जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज इतनी होगी, वो उतनी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितनी to the power 4, that means रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा वेरिएबल होती जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम। मैम प्लेटिनम में अल्फा 1T तक बस रहता है। प्लेटिनम में ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं मिलेगा आपको कि सिर्फ अल्फा 1T तक है, बट अभी तक प्रैक्टिकली जो मटेरियल का रिजल्ट देखा गया है बाय यूजिंग इन आरटीडी, मतलब इनको आरटीडी के फॉर्म में यूज करके जो इनका रिजल्ट ऑब्जर्व किया गया है, उस बेसिस पे ये देखा गया है कि प्लेटिनम ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स।
और अलग अलग एनवायरनमेंट में भी यूज करने के बाद इसको देखा गया है कि प्लेटिनम ज्यादा सही एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए प्लेटिनम को एक स्टैंडर्ड की तरह, और साथ ही साथ लेकिन प्लेटिनम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि प्लेटिनम एक कॉस्टली मटेरियल है। मतलब ये जो मेटल है ये इजीली अवेलेबल नहीं है और थोड़ा कॉस्टली होता है, तो जनरली हर जगह प्लेटिनम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो प्लेटिनम को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर दूसरा मटेरियल जैसे निकल यूज किया जा रहा है। बट जो एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाए तो वो होगा आरटीडी के लिए प्लेटिनम मटेरियल यूज करते हैं। मैम ये लीनियर होगा ना? क्या लीनियर होगा? मैम प्लेटिनम का जैसे अल्फा टी बस है तो लीनियर होगा ना मैम ग्राफ उसका? हाँ, प्लेटिनम का अगर अल्फा टी है, लेकिन ऐसा कोई डिफाइन नहीं है ना बेटा, ऐसी कोई इक्वेशन आई नहीं है कि प्लेटिनम के लिए सिर्फ अल्फा टी तक है। बट उसका बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया गया है वो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में स्टेबल पाया गया है। मतलब जो उससे रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। ओके मैम। ठीक है, तो अब जो एक प्रॉपर्टी है कि जो कंडक्टर हमें यूज करना है फॉर मेकिंग दिस आरटीडी, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो वो जितना ज्यादा हो सके उतना ही पॉसिबल, उतना ज्यादा चेंज होना चाहिए। मतलब जैसे ही टी में चेंज आया, टेम्परेचर चेंज हुआ जैसे ही, वैसे ही रेजिस्टेंस में चेंज हो जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सबसे पहले रिक्वायर्ड है जो भी कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाएगा फॉर आरटीडी। तो इसके लिए प्लेटिनम सही, मतलब प्लेटिनम ऐसी प्रॉपर्टी ज्यादा एग्जिबिट करता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी चाहिए हमें कि इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मीन्स एक तो ये है कि अगर रो ज्यादा है रेजिस्टिविटी तो आर भी ज्यादा ही होगा। तो जो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आरटीडी को बनाने के लिए वो कम से कम होगी। मतलब रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर रेजिस्टिविटी मटेरियल की ज्यादा है तो हमें कम क्वांटिटी का मटेरियल लगेगा फॉर मेकिंग दिस आरटीडी। तो ऐसा मटेरियल हमें लेना है, ऐसा कंडक्टर लेना है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, ताकि उस मटेरियल की कम क्वांटिटी से ही आरटीडी को बनाया जा सके। इज इट क्लियर? Yes. पहली प्रॉपर्टी कि जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हुआ रेजिस्टेंस शुड चेंज अकॉर्डिंगली। सेकंड प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई सो दैट लेस वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द आरटीडी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का वो कंटिन्यूअस और स्टेबल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करना चाहिए। क्या है? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा स्पेस बना लूं मैं यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि रेजिस्टेंस शुड वेरी कंटिन्यूअसली एंड शुड बी कंटिन्यूअस एंड स्टेबल विथ टेम्परेचर। ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा होता है। व्हाट इज दिस? एक मिनट। सो पीडीएफ विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, ये पीडीएफ में ये डायग्राम है थर्मिस्टर्स के। इसके बाद फिर आता है आरटीडी। आरटीडी का डायग्राम ये रहा।
ये डायग्राम सभी को विजिबल है और बुक में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी डायग्राम की। ऐसा ही डायग्राम आपको बुक में भी मिलेगा जहाँ पे कि कनेक्टिंग लीड्स हैं ये। दिस इज द कनेक्टिंग लीड। उसके अलावा ये एलिमेंट यहाँ पे यूज किया गया है, लीड सस्पेंशन माउंटिंग, मतलब बाकी क्या, ये तो ये कवर है, ये जो बैकग्राउंड में हैच्ड एरिया दिख रहा है आपको, ये इसका कवर लगा हुआ है। यहाँ पे एलिमेंट यूज किया गया है, ये सपोर्ट के लिए लगाया गया है और ये इसकी कनेक्टिंग लीड्स है, मतलब एलिमेंट यहीं पे यूज किया गया है जो भी मटेरियल है आपका। ठीक है, डायग्राम विजिबल है सभी को? डायग्राम में कुछ समझ रहा है तो बताइए, क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन या वर्किंग है नहीं इस डायग्राम की, बस इस डायग्राम को देख करके आपको समझना है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा डायग्राम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट जो ट्रांसड्यूसर हम लोग करने वाले हैं वो ट्रांसड्यूसर है अच्छा, इसमें है ही नहीं, ये मॉड्यूल 2 आज जो मैं अपलोड करूंगी उसमें मिलेगा आप लोगों को। द नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर इज LVDT, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसड्यूसर किए हैं वो टेम्परेचर बेस्ड ट्रांसड्यूसर और एक डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन को रीड करने वाला ट्रांसड्यूसर हमने किया है। और अब जो ट्रांसड्यूसर हम लोग करने वाले हैं वो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, मतलब हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, इंडक्टिव कॉइल यूज करेंगे फॉर चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो इसे जो नाम दिया गया है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या तो फिर आप इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हम इसको ट्रांसड्यूसर ही बोले। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं और लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंडक्टिव कॉइल्स फॉर कन्वर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इज इट क्लियर? ये डायग्राम सभी को विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, LVDT नाम, जैसे आप लोगों को नाम एक बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक तो ये लीनियरली वर्क करता है, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है विच कन्वर्ट्स और विच ट्रांसलेट्स लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, मैम कौन सा सो इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वो? सभी को दिख रहा? मैम डिस्प्लेसमेंट कौन सा कौन सा? डिस्प्लेसमेंट? कौन सा मतलब कौन कौन से होते हैं डिस्प्लेसमेंट? नो मैम, मैम इसमें जो वर्किंग है उसमें डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ पे मैम, कैसे चेंज करता है वो पूछ रहा था। तो वी आर गोइंग थ्रू दिस वर्किंग ना, वही तो बोल रही हूँ, अब कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना हम लोग। ओके। ठीक है, डायग्राम सभी को विजिबल है? Yes, ma'am. अब इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये एक डायग्राम है, इसके बाद एक दूसरा डायग्राम सेम होगा, ये एक बॉक्स के साथ का डायग्राम आपको दिख रहा है। और अभी सिंपल एक कॉइल वाला डायग्राम भी है, उससे हम लोग उसको भी देखेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है, बट पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम देखना जरूरी है, इसलिए इसको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आपको 3 अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक मिनट, हाईलाइट, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको।
ये यूज करते हैं। हाँ, ये जो सेंटर में एक लंबा रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके बगल में ये जो दो छोटी छोटी वाइंडिंग्स दिख रही हैं, जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं, दीज आर सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है एंड दो सेकेंडरी वाइंडिंग, और ऐसा ही सेम अरेंजमेंट आपको नीचे भी दिख रहा है, तो मतलब वो उसके दोनों साइड का व्यू है ऐसा। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और ये S1 एंड S2 जो नाम दिए गए हैं, दीज आर द टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ये वाइंडिंग किसके ऊपर लगी होंगी? वाइंडिंग के अंदर जरूर एक फॉर्मर यूज किया होगा आप लोगों को, अगर थोड़ा भी ध्यान हो कि जब भी हम वाइंडिंग मतलब इंडक्टर को एज अ कॉइल यूज करते हैं तो एक फॉर्मर के ऊपर वो वाइंडिंग करी जाती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मर के ऊपर एक प्राइमरी वाइंडिंग करी गई है एंड दो सेकेंडरी वाइंडिंग करी गई है, और इस फॉर्मर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है। इस सॉफ्ट आयरन कोर से जुड़ा हुआ एक आर्म लगा हुआ है, आर्म जो कि बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ आर्म में आगे आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, तो इस आर्म के थ्रू डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर, 15 मीटर, किलोमीटर, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया जाता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू mm, मतलब अप टू 5 mm के डिस्प्लेसमेंट को ये रीड कर सकता है, और 5 to 250 mm तक, मतलब कुछ सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट को भी ये कन्वर्ट कर सकता है, बट मोस्ट प्रेफरेबली इसको हम कुछ mm तक यूज करते हैं। सो इस आर्म के थ्रू डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और वो डिस्प्लेसमेंट इस सॉफ्ट आयरन कोर में जाता है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर को जैसे ही डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो वाइंडिंग्स में जो वाइंडिंग है सॉफ्ट आयरन कोर मूव करता है, और इसके मूव करने से जो वाइंडिंग में फ्लक्सेस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्सेस, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर मूव करता है तो उन वाइंडिंग में भी जो करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही थी उसमें चेंज होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है। तो इसके लिए दूसरा डायग्राम जो है वो मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये रहा। पहला वाला जो डायग्राम आपने देखा वहां पे उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, बट इस डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आती है कि आयरन कोर सेंटर में लगा हुआ है, एक प्राइमरी वाइंडिंग लगी है एंड दो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी है। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इक्वल है, दोनों एक दो प्राइमरी वाइंडिंग के साइड साइड में लगी हुई हैं। तो और जो सप्लाई दी जा रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई देने से प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो हो रही है, और एसी करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, और सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी। ये तो मैकेनिज्म हो गया जो सप्लाई दी जा रही है उसका। लेकिन जब आर्म में डिस्प्लेसमेंट आता है तो आयरन कोर मूव करती है, और उस आयरन कोर के मूव करने से देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज होने से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो वोल्टेज का एक्चुअल जो आउटपुट वोल्टेज है वो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस ले लिया जाता है, और ये जो दो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो दो लगी हुई है दोनों के डिफरेंशियल वोल्टेज से लिया जा रहा है। इज इट क्लियर? यस जो मैम। बताया ma'am. गया अभी समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, देन विच काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर इज दिस? मैम आइए, एक्टिव। active and passive transducer, to which kind of transducer is this? बताइए। एक्टिव, सभी को लग रहा है एक्टिव? मैम सेकेंडरी में लेकिन खुद से जनरेट हो रहा है, तो मे बी सेकेंडरी में खुद से जनरेट नहीं हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रही है ना। जब भी Yes, दो ma'am. कॉइल्स एक दूसरे के पास पैसिव। होती है तो देयर इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन से जो फ्लक्स वहां पे इंड्यूस हुई है वही फ्लक्स वहां इंड्यूस हो रही, तो सेल्फ कहाँ इंड्यूस हुआ? यस मैम अगर पैसिव। सिंगल कॉइल लगी होती तो क्या ये इंड्यूस होता? देन इट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर, नॉट एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हैं। दिस इज एसी सोर्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, और इसी एसी सोर्स से करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं उनमें भी फ्लक्स इंड्यूस हो रही है, और फ्लक्स इंड्यूस होने से करंट फ्लो हो रही है।
तो अब बात आती है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है। अभी तक वर्किंग हम लोग देख रहे थे, समझ आई वर्किंग? वर्किंग में हमने ये देखा कि देयर आर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स एंड 1 प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है। नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज फिक्स्ड। ये जो वाइंडिंग है एक फॉर्मर के ऊपर लगी होती है। सेंटर में एक आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया गया है और इस सॉफ्ट आयरन के कोर से एक आर्म बाहर निकली है और उस आर्म से डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब सबसे पहले जब तक कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, मतलब जब इसके आर्म में कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस पोजीशन पे क्या होता है हम पहले ये देखते हैं। और आउटपुट जो लिया जा रहा है वो आउटपुट दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और उनके दोनों आउटपुट दो टर्मिनल, मतलब पहली सेकेंडरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के एक एक टर्मिनल के अक्रॉस लिया जा रहा है। यहाँ पे ये क्लियर है सभी को? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस ठीक है। मैम। ये यहाँ पे आउटपुट लिया जा रहा है, तो जो आउटपुट की इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन है वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग माइनस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज इज डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज, और इसीलिए इसका जो एक नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। यहाँ डिफरेंशियल वर्ड इसीलिए आया हुआ है इसके नाम में क्योंकि जो आउटपुट मिल रहा है हमें, आउटपुट इज द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस प्रेजेंट एट 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो E नॉट इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2, ये है। तो जब इनिशियली कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है तो कोर अपने सेंटर पे प्रेजेंट है। कोर सेंटर पे प्रेजेंट है, तो जब प्राइमरी वाइंडिंग जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के फ्लो होने से जो फ्लक्स लिंक हो रही है दोनों वाइंडिंग्स में, दोनों में इक्वल फ्लक्स लिंक होगी और दोनों में इक्वल करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रेजेंट होगा दोनों के टर्मिनल्स में, मतलब ES1 और ES2 में, वो भी इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जबकि कोर इज एट इट्स सेंटर, मतलब कोर को जब तक कि डिस्प्लेस नहीं किया गया है उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 0 हो जाएगा। ES1 माइनस ES2 इज इक्वल्स टू 0 एट Zero. नल पॉइंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा Yes, डायग्राम ma'am. बना करके ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा सही से होगा। ठीक है, सो LVDT इसका कंस्ट्रक्शन का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। This is ES1, this is ES2। जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं जो आउटपुट लिया जा रहा है, इस फर्स्ट टर्मिनल ऑल्सो, और इसको कनेक्ट कर दिया इसे, और ये हो गया E नॉट। E नॉट इज इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2। दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि कोर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस कोर को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया, तो कोर क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर के सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ ज्यादा चला गया। दूसरी वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसकी ओर ज्यादा चला गया एज कंपेयर टू फर्स्ट। मैम फिर ES1 में फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा ना शिफ्ट करने में? यस, एक मिनट बेटा, आगे आगे जाने की जल्दी है क्या आपको?
यही समझाना है, यही समझने की बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया तो कोर शिफ्ट हो गया, और कोर शिफ्ट होकर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी वाली है उसकी ओर ज्यादा चला गया एज कम्पेयर टू पहली वाली सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था पहले दोनों वाइंडिंग्स में इक्वल फ्लक्स लिंकेज हो रहे थे, पर अब क्या होगा दूसरी वाली वाइंडिंग में, मतलब दूसरी वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसकी वजह से ये जो ES1 है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एंड ES2 की वैल्यू क्या होगी बताइए। ज्यादा हो जाएगी। ES2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से ये ES1 माइनस ES2 से हमें आउटपुट मिलेगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव देखो तभी मिलता है जब एक जीरो हो, मतलब या जब ES1 आपको जीरो हो जाएगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब ES2 जीरो हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव। और ये जीरो कब होगा, जब इसे बिल्कुल फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, उस टाइम पे ES1 विल बी जीरो, complete flux will be linking to this ES2, then we will get the output as minus ES2। Similarly जब कोर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो अगर कंप्लीट फ्लक्स इज बीइंग लिंक टू दिस ES1, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो पहली वाली है उससे लिंकेज हो रहा है, फिर ES1 मिलेगा हमें एंड ES2 विल बी जीरो बेस्ड ऑन दी लोकेशन ऑफ दिस कोर, मतलब कोर किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर कोर लेफ्टवर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से तो सारी की सारी फ्लक्सेस जो लिंक होंगी वो पहली वाली सेकेंडरी वाइंडिंग से होंगी, और अगर कोर राइटवर्ड जा रहा है तो सारी की सारी जो फ्लक्सेस हैं वो दूसरी वाली वाइंडिंग से लिंक होंगी, और उस बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। मैम इसमें ES1 आपने जीरो कर दिया मैम, लेकिन ES1 की तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ना, मतलब वो उससे ES2 से ज्यादा ही है। कंप्लीट फ्लक्सेस, यस, ये एक कंप्लीट फ्लक्सेस मतलब पूरी की पूरी फ्लक्सेस जो हैं वो सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी वाली जो है उससे लिंक हो रही हैं, तो उस पॉइंट पे ES1 में कुछ भी नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जनरेट होगी, और अगर माइन्यूट करंट जनरेट भी हो रही है तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट करंट, इसलिए मैंने जीरो किया है। सिमिलरली ES2 भी जीरो किया जा सकता है अगर पूरी की पूरी फ्लक्सेस पहली वाली सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होंगी उस केस में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आउटपुट, मतलब इस बेसिस पे आउटपुट को ऑब्जर्व किया जाएगा कि अच्छा अभी आउटपुट ये मिल रहा है, अब आउटपुट ये मिल रहा है, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अब ग्राफ में आपको बताना है मुझे व्हाट विल बी द आउटपुट एंड व्हाट विल बी द इनपुट। अभी तक आपने जितना ऑब्जर्व किया है इसको उस बेसिस पे बताइए कि मैं इस एक्सिस पे क्या लिखूं एंड इस एक्सिस पे क्या लिखूं, बताइए। ये है इनपुट की एक्सिस, ये इनपुट क्या दे रहे हैं हम बताइए। मैम मैम वो वोल्टेज दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट इनपुट, डिस्प्लेसमेंट। यस, इनपुट इज डिस्प्लेसमेंट। और E0 उसमें Y एक्सेस में कर देंगे। Yes, this is output voltage. तो इस बेसिस पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, मतलब अगर आप लोग अगर लैब में आकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो आप लोगों को भी ये ग्राफ मिलता ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ लैब में LVDT स्ट्रेन गेज सब कुछ प्रेजेंट है, वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही परचेज किया गया है, इसलिए ऐसा कुछ ग्राफ ये इतना प्रॉपर नहीं आया है, पर यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट तक हमें ये लीनियर शेप में मिलता है दोनों ही डायरेक्शन में। तो ये जो रेंज हो जाती है वो लीनियर रेंज हो जाती है, और उस रेंज के बाद थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है आउटपुट में, तो ये जो डेविएशन वाला पोर्शन है इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे स्मॉल रेंज को जो है, ये जो स्मॉल रेंज है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा, माइन्यूट सा चेंज, हाँ पूरा ही चला गया ये तो, एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो रेंज है दिस इज लीनियर रेंज,
और यहाँ पे ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने 0 से ना स्टार्ट करके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया है, ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल, इसको बोलते हैं दिस इज रेसिड्यूअल वोल्टेज। मैम यहाँ पे मैम ES1 और ES2 इक्वल था। यस यस, तो उस पॉइंट पे क्या? नहीं मैम, वो रेसिडुअल वोल्टेज वहीं पे होगा। इक्वल था तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था हमें? व्हेन ES1 is equal to ES2 तो E0 will be 0, but at that point itself we will get small amount of voltage। क्यों? क्योंकि inherently कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रेजेंट होगा और इसीलिए नल की कंडीशन आती है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट के लिए यूज करने के पहले उसको नल पे लाना होता है। नल पे लाना मतलब प्रीवियसली मे बी उसका आउटपुट एक सर्टेन वोल्टेज पे प्रेजेंट हो। क्यों सर्टेन वोल्टेज पे प्रेजेंट होगा? क्योंकि अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इंडक्टर लगे हुए हैं, कॉइल मतलब इंडक्टिव कॉइल है, फॉर्मर है, आयरन कोर है और पावर सप्लाई है। तो प्रीवियस केस में भी जब एक बार वो वर्क कर चुका है उसके बाद फिर से यूज करते हैं तो देयर मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसके आउटपुट पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसको 0 से ना स्टार्ट करके ऊपर से स्टार्ट करने का इंटेंशन यही है कि जो आउटपुट है वो 0 पे ना होकर के कुछ स्मॉल वैल्यू पे प्रेजेंट हो सकता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे रेसिडुअल वोल्टेज को शो किया है ग्राफ में। ओके मैम। ठीक है, और फिर ये जो वेरिएशन दिख रहा है आप लोगों को, ये लीनियर वेरिएशन है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, और ये जो प्रोवाइड किया गया है A से B का रेंज, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे इसलिए इसका नाम दिया गया है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्यों? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। इसके अलावा इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। एक साइड का वोल्टेज जब ES1 मिनिमम होगा तो ES2 मैक्सिमम मिलेगा, और ES2 मिनिमम होगा तो ES1 मैक्सिमम मिलेगा, और उस बेसिस पे ये ग्राफ वेरी करेगा। और यहाँ पे ये जो A to B की रेंज हमें दिख रही है ये अप टू 5 mm है, मतलब अप टू 5 mm ये लीनियर रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, यस यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। इसके अलावा LVDT के एडवांस, यस प्लीज कंफर्म बोलिए। करना हाँ हाँ मैम, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हाफ है, मतलब अगर सपोज ये सेकेंड क्वाड्रेंट हाँ। में मैम ES2 डोमिनेटिंग होगा। यस, मैम ये मतलब यहाँ पूछना पे ES2 विल बी ग्रेटर देन डोमिनेटिंग ES1। होगा। यस यस मैम। यस श्योर। ये ग्राफ आपको वही है कोर की पोजीशन पे कि किस साइड पे कोर आपका प्रेजेंट है तो वो साइड की फ्लक्सेस ज्यादा लिंक होंगी। बट जो समझने वाली चीज है कि आप दोनों ही साइड का ग्राफ देखेंगे तो वो लीनियर है, मतलब जैसा एक साइड बिहेवियर है वैसा ही दूसरे साइड, बस चेंज क्या हो गया है, साइन में चेंज आया है। यस मैम। ओके मैम। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है सभी? यस मैम। यस मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम।
तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। बाकी अब आप अपने मिड सेम की तैयारी करिए। अब क्लास लगेगी तो मिड सेम के बाद लगेगी। और वाइवा तो होगा ही। फाइल का क्या करना है उसका फिर आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि प्रैक्टिकल फाइल का क्या करवाना है। तो जो भी बताएंगे सर उस बेसिस पे काम होगा।